नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हॉरर विद टैनी में। और आज फिर से लेकर आया हूँ एक और थ्रिल से भरी हुई हॉरर कहानी को। दोस्तों, मूवी का नाम आपको टाइटल में मिल जाएगा, तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, इमेजिन करो एक प्रोफेसर होता है जिसका काम ही है लोगों के सामने फेक घोस्ट स्टोरीज, अंधविश्वास और फेक फिजिक्स को एक्सपोज करना। मतलब जो लोग बोलते हैं कि उन्हें घोस्ट दिखाई देते हैं और स्पिरिट से बात भी करते हैं, ये बंदा उन सब के लॉजिक को साइंस से पकड़ लेता है। और इस बंदे का नाम होता है फिलिप गुडमैन। फिलिप एक टीवी शो चलाता है जिसका नाम है साइको चीट्स। इस शो में वो फेक मीडियम्स और फेक साइकिक लोगों को एक्सपोज करता है। दोस्तों, ओपनिंग में ही हम देख लेते हैं कि यूके का एक फेमस साइकिक मार्क ऑडियंस के सामने शो कर रहा है और वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक डेड चाइल्ड की स्पिरिट से बात कर रहा है। दोस्तों, यहीं पर सारी ऑडियंस इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिलिप बैक स्टेज से पूरा सिस्टम हैक कर देता है। असल में होता क्या है, शो शुरू होने से पहले ऑडियंस से प्रेयर कार्ड फिल करवाए जाते हैं, उसमें उनके पर्सनल डिटेल्स ले लिए जाते हैं। फिर मार्क के ईयर में एक हिडन ईयर पीस होता है जहाँ से टीम उसको सारी इंफॉर्मेशन दे देती है। मार्क बस एक्टिंग करता है जैसे कि वो स्पिरिट से बात कर रहा हो, और फिलिप फ्रीक्वेंसी हैक करके सबके सामने मार्क को एक्सपोज कर देता है। पब्लिक शॉक हो जाती है और फिलिप का एक ही बिलीफ होता है, और वो बिलीफ होता है कि इंसान जो बिलीव करना चाहता है उसका दिमाग धीरे धीरे उसको ही सच मान लेता है। यानी अगर आप अंधविश्वास में बिलीव करते हो तो आप अंधविश्वास में ज्यादा बिलीव करोगे, आपको वो चीज ज्यादा रियल लगने लगेगी। और ये लाइन उसके आइडल डॉक्टर चार्ल्स कैमरून ने कही थी। चार्ल्स एक फेमस साइकोलॉजिस्ट था जो सुपरनैचुरल केसेस इन्वेस्टिगेट करता था। फिलिप उसको हीरो मानता था, उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स बार बार देखता था। लेकिन एक दिन न्यूज आती है और डॉक्टर चार्ल्स कैमरून मिसिंग हो जाता है। सालों तक कोई पता नहीं होता, लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो मर गया। लेकिन फिलिप का सपना था कि कभी उसे वो मिले, पर उसको चांस ही नहीं मिला। दोस्तों, अचानक एक दिन फिलिप के घर के बाहर एक एनवेलप मिलता है और उस एनवेलप में सेंडर का नाम लिखा होता है डॉक्टर चार्ल्स। दोस्तों, यहीं पर फिलिप शॉक हो जाता है। एनवेलप में एक कैसेट होती है। कैसेट प्ले करते ही चार्ल्स की वॉइस आने लग जाती है। वो फिलिप की तारीफ करता है और बोलता है कि उसे अर्जेंटली मिलना चाहता है और सीक्रेट लोकेशन पर मिलना चाहता है। दोस्तों, यहीं पर फिलिप तुरंत निकल पड़ता है। सोचता है कि आइडल से मिलने का मोमेंट काफी ज्यादा स्पेशल होगा। लेकिन जब वो लोकेशन पर पहुंचता है तब वहां पर हम देखते हैं कि सब कुछ उल्टा हो चुका है। चार्ल्स एक डर्टी कार वैन में रहता है और एकदम बिखरी हुई जगह में रहता है। वो बेहाल कंडीशन में रह रहा होता है और उस बंदे का एटीट्यूड भी काफी ज्यादा रूड होता है। दोस्तों, वो फिलिप के काम से इम्प्रेस नहीं होता। वो उल्टा कहता है कि मैं अपने पुराने केसेस पर शर्मिंदा हूँ, सब गलत था, तुम भी जो कर रहे हो शायद सब झूठ है। और इस बात के बाद फिलिप को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तब चार्ल्स उसको चैलेंज दे देता है। वो बोलता है कि उसके पास 3 केसेस हैं जो वो कभी सॉल्व कर ही नहीं पाया। इन केसेस ने उसकी बिलीफ्स को तोड़ कर रखा है। अगर फिलिप इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि घोस्ट नहीं होते तो इन 3 केसेस को लॉजिकल तरीके से और साइंस वाले तरीके से प्रूव करके दिखाए। दोस्तों, फिलिप चैलेंज एक्सेप्ट कर देता है और जब वो कार वैन से निकलता है उसको चार्ल्स के पीछे एक होडेड शैडो फिगर खड़ा दिखाई देता है। वो शैडो काफी ज्यादा क्रीपी होता है और दोस्तों, यहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और कहानी का असली रंग यहीं से दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं केस 1 को, जो केस टॉनी मैथ्यूज का होता है। टॉनी एक नाइट वॉचमैन है। उसकी वाइफ 23 साल पहले ही मर चुकी थी। उसकी एक बेटी है जिसका नाम होता है मैरी, जो हॉस्पिटल में होती है और उसको एक सिंड्रोम है। वो सिंड्रोम होता है लॉक्ड इन सिंड्रोम। वो उससे काफी सालों से सफर कर रही है। इस कंडीशन में इंसान काफी ज्यादा कॉन्शियस होता है पर बॉडी मूव ही नहीं कर पाता। और टॉनी पहले उसे मिलने जाता है, फिर बंद कर देता है उससे मिलना। पर टॉनी का लास्ट नाइट शिफ्ट था एक पुरानी बिल्डिंग में, और पहले ही बिल्डिंग वुमेन मेंटल हॉस्पिटल थी पर अब अबैंडन हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे हॉन्टेड र्यूमर्स फैले हुए हैं। और नाइट शिफ्ट्स में लाइट ऑफ हो जाती है। सर्वर रूम में जाके देखते हैं कि वायर्स निकले हुए होते हैं और वो गार्ड उसे फिक्स करने लग जाता है। तो वहां से वापस आ जाता है तो वो देखता है कि उसकी चाय का कप मूव हो चुका है और फिर लाइट्स ऑफ हो जाती है और फिर से वायर निकले हुए होते हैं। दोस्तों, यहीं से हमें पता लगता है कि इस पहले केस में ही कहीं ना कहीं भूतों का लेना देना शुरू हो चुका है। दोस्तों, यहीं पर हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग चेक करने जाता है और उसे अंडरग्राउंड पैसेज में एक डेड कौवा मिलता है और टॉर्च में एक येलो ड्रेस वाली छोटी सी बच्ची दिखाई देती है और एकदम से रेडियो में एक बच्चे की आवाज आ जाती है जो डैडी
कैटी बोलती है, दरवाजे एकदम से बंद हो जाते हैं और सारी चीजें एकदम हिलती हुई दिखाई जाती हैं। फिर एक क्रीपी पतली सी लड़की उसको हक कर जाती है और अपनी उंगलियां उसके मुंह के अंदर डाल देती है और टॉनी वहीं पर बेहोश हो जाता है। दोस्तों इस सीन के बाद वो एकदम से चर्च में चले जाता है और फादर बोलता है कि ये एक्सपीरियंस ने टॉनी को गॉड के पास वापस लाया है। और अगले ही दिन टॉनी हॉस्पिटल जाके अपनी बेटी मैरी से मिलता है, वो भी 5 साल बाद। उसकी हार्ट बीट रिएक्ट करती है और फिलिप यहीं पर कहता है कि ये सुपरनैचुरल नहीं बल्कि एक गिल्ट और इमोशनल ट्रॉमा है। और वो सोचता है कि उसने अपने दिमाग में हेलुसिनेशन क्रिएट की थी। लेकिन फिलिप को वियर्ड फील होने लगता है। वो अपने पैरालाइज्ड फादर से मिलने चला जाता है और यहीं पर ये केस खत्म हो जाता है और इस केस को ये कहकर टाल देता है कि कोई ट्रॉमा तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ था, ये कोई भूत या रियल चीज नहीं है। और यहीं पर दोस्तों हम देखते हैं केस नंबर 2 को, जो साइमन रिफकाइंड का केस होता है। और दोस्तों यहीं पर फिलिप मिलता है कि यंग लड़के साइमन से। साइमन मेंटली डिस्टर्ब लगता है। उसके रूम में अजीब सी ड्राइंग्स, डार्क पोस्टर्स और पेरेंट्स के रूम में एक स्टैचू जैसी खड़ी रहती है, जो काफी स्ट्रेंज चीज होती है क्योंकि घर के अंदर कोई इतनी बड़ी स्टैचू रखता ही नहीं। और साइमन यहीं पर बताता है कि एक रात वो पार्टी से लेट घर पर आ रहा था क्योंकि वो फेल हो गया था एग्जाम में और उसे अपने बाप से डर लग रहा था। उसी डर के चलते उसने जंगल से शॉर्टकट लिया था और गलती से गाड़ी से किसी को हिट कर दिया था। और उतर के जब उसने देखा तो उसे एक अजीब सा क्रिएचर देखने को मिला था और वो एक अजीब क्रिएचर की बॉडी थी। और वापस में कार में भागते हुए उसकी गाड़ी बंद हो गई थी और जंगल में अजीब सी भूत वाली आवाजें सुनाई देने लगी उसे और गाड़ी की रूफ पर कुछ जंप करता सुनाई दे रहा था उसे। और बैक सीट से आवाज आने लगी और एक अजीब सा पेड़ के जैसा क्रिएचर उस पर अटैक करता है। इस इंसिडेंट के बाद साइमन काफी ज्यादा आइसोलेट हो गया था क्योंकि उसके दिमाग में एक ट्रॉमा बैठ गया था, जिस ट्रॉमा के चलते उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। और दोस्तों फिलिप जंगल में जाके चेक करता है और यहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। वहाँ पर एक पेड़ का स्टंप मिलता है जो रात को एक क्रिएचर जैसा लगता है और फिलिप रिकॉर्ड करता है कि टॉनी और साइमन दोनों केस साइकोलॉजिकल है। ये केसेस गिल्ट, फियर और प्रेशर के चलते बने हैं। और तभी फिलिप को जंगल में एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई देती है और गाड़ी में वापस वो आता है और एक सेकंड के लिए खुद को कार में बैठा हुआ देखता है और फिर गायब हो जाता है और फिलिप डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। और यहीं पर यह केस खत्म हो जाता है। और दोस्तों यहीं पर कहानी हमें तीसरे केस तक ले जाती है और ये केस होता है माइक प्रिडल का। माइक एक रिच बिजनेसमैन है जो अपनी वाइफ मारिया के साथ IVF से बेबी प्लान कर रहा था। एक दिन घर में ऑब्जेक्ट्स मूव होने लगते हैं, वो भी अपने आप। वहाँ पर अजीब सी फीलिंग आने लगती है और हॉस्पिटल में बेबी के स्कैन्स भी काफी ज्यादा अजीब आने लगते हैं और बेबी एबनॉर्मल होता है। दोस्तों एक रात माइक को वाइफ का घोस्ट दिखाया जाता है और वो पूरा घोस्ट एकदम खून में डूबा हुआ दिखाया जाता है और उसकी वाइफ बोलती है कि वी आर डेड। फिर हॉस्पिटल का कॉल आता है, मारिया चाइल्ड बर्थ में ही मर गई, यानी जो ये औरत दिखाई वो इसकी वाइफ की आत्मा थी और बेबी हॉरिबली अजीब सा डिफॉर्मेशन ले लेता है दोस्तों। यहीं से माइक स्टोरी सुनते हुए अचानक शॉटगन से सुसाइड कर लेता है और फिलिप के सामने ही वो अपने आप को मार डालता है। और यहीं पर फिलिप पैनिक में आकर चार्ल्स के पास वापस चला जाता है, लेकिन कार वैन में हम देखते हैं कि चार्ल्स मास्क रिमूव करता है और वो एक्चुअली माइक निकलता है दोस्तों। और यहीं पर रियलिटी डिसॉर्ट होने लगती है, सारे कैरेक्टर्स मिक्स होने लगते हैं, पास्ट मेमोरीज फ्लैश होने लगती है। और दोस्तों यहीं पर फिलिप को याद आता है कि उसने और उसके फ्रेंड ने एक डिसेबल्ड बॉय कोजाक को काफी ज्यादा बुली किया था, उसको टनल में भेजा था और उसको अस्थमा अटैक भी आया था और उसके चलते वो मर चुका था और फिलिप वहां से भाग गया था और किसी को उसने बताया भी नहीं। और ये गिल्ट उसको जिंदगी भर हॉन्ट करता रहा और सडनली एकदम से सारी चीजें रिवील होने लगती है और कहानी के मिड पॉइंट में हमें काफी सारी चीजें क्लियर होने लगती है दोस्तों। इस पॉइंट तक फिल्म हमें 3 अलग अलग हॉरर स्टोरी दिखा चुकी है, पर धीरे धीरे हिंट्स भी मिलते हैं कि सब कुछ फिलिप के माइंड से कनेक्टेड है क्योंकि उसकी खुद की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं लगती। हर केस उसकी लाइफ के ट्रॉमा का रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों। वो ट्रॉमा होता है गिल्ट, लॉस और रेग्रेट का। लेकिन अभी बहुत ही बड़ा ट्विस्ट बाकी है, ये सब एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन थी या कोई झूठ था या फिलिप खुद ही एक नाइटमेयर में फंसा हुआ है। इसी चीज को जानने के लिए हम आगे कहानी को ले चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहीं पर हम देखते हैं कि फिलिप काफी ज्यादा शॉक में है क्योंकि उसको लग रहा है कि सारे लोग उसके अगेंस्ट हो चुके हैं। माइक का फेस, चार्ल्स का फेस, हुडेड फिगर सब एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं और सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखाए जाते हैं। वो समझ
समझ ही नहीं पा रहा कि क्या रियल है और क्या इमेजिनेशन है। और माइक उसको लेकर एक अजीब सी जगह पर ले जाता है और जंगल जैसे एरिया में वो लोग पहुंच जाते हैं और फिर एक ड्रेन टनल के पास ये दोनों चले जाते हैं। और ये वही जगह होती है दोस्तों जो हम पहले साइमन के घर की फोटो में देख चुके होते हैं। यानी फिलिप को सब कुछ फैमिलियर लगने लगता है और तभी सडनली माइक गायब हो जाता है दोस्तों। और यहीं पर कहानी फ्लिप होने लगती है और उसके सामने अपीयर होता है उसका बचपन। और हम देखते हैं कि 3 छोटे लड़के, एक फिलिप, एक उसका फ्रेंड और तीसरा लड़का कोजैक। और कोजैक मेंटली डिसेबल्ड था। स्कूल में उसको काफी ज्यादा बुली किया जाता था। फिलिप भी उनमें शामिल था। एक दिन बुलिंग करते करते उन्होंने कोजैक को चैलेंज दिया कि वो टनल में जाके ये प्रूव करे कि वो एक ब्रेव लड़का है। कोजैक उनको इम्प्रेस करने के लिए टनल में चला जाता है। अंदर उसको अस्थमा अटैक आ जाता है क्योंकि टनल के अंदर ऑक्सीजन काफी ज्यादा कम होती है दोस्तों। इसके चलते उसकी मौत हो जाती है। वो हेल्प के लिए कोशिश तो करता है पर वो हेल्प के चक्कर में स्ट्रगल करते करते मर जाता है। और सब कुछ फिलिप देख रहा था पर फिर भी वो चाहता तो हेल्प कर सकता था। उसने जानबूझकर उसकी हेल्प नहीं की और वो डर के मारे वहां से भाग गया क्योंकि उसने देखा कि उसका दोस्त तो मर चुका है और उसने किसी को ये बात बताई भी नहीं दोस्तों। और कोजैक टनल में ही मर गया और उसे कोई भी देखने नहीं आया दोस्तों। और यही मोमेंट फिलिप की लाइफ का सबसे बड़ा गिल्ट बन गया दोस्तों। अब प्रेजेंट में टनल के पास हम देखते हैं कि फिलिप को कोजैक का डेड वर्जन दिखाया जाता है। वो उसको ब्लेम करता है और उस पर अटैक करने लगता है और वहीं से फिलिप भागने लग जाता है पर पहले की तरह एस्केप नहीं कर पाता। और दोस्तों एकदम से सीन कट होकर फिलिप के रूम में आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि फिलिप एक रूम में होता है और एक क्रिब में बेबी रो रहा होता है और माइक वहीं पर खड़ा होता है। और माइक कहता है कि तुमने जिंदगी भर लोगों की हेल्प की पर सच में तुम खुद से भाग रहे थे और तुम अपने गिल्ट से भाग रहे थे। और यहीं पर फिलिप रियलाइज करता है कि उसने जो प्रोफेशन चूज किया वो प्रोफेशन फेक साइकिक्स को एक्सपोज करना था और घोस्ट को डिनाई करना था और सब उसके गिल्ट को सप्रेस करने के लिए किया था। वो प्रूव करना चाहता था सुपरनैचुरल जैसी चीज कुछ नहीं होती क्योंकि अगर घोस्ट रियल होते हैं तो कोजैक की स्पिरिट भी रियल हो सकती है। और माइक बेबी को लेकर चला जाता है। तभी फिर से कोजैक भी अपीयर हो जाता है। इस बार फुल हॉरर फॉर्म में वो अपीयर हो जाता है। वो फिलिप को पकड़ लेता है, उसके कपड़े फाड़ देता है और यहीं पर बहुत ही बड़ा रिवील होता है क्योंकि फिलिप हॉस्पिटल गाउन में है और एकदम से सारे इल्यूजन्स टूटने लगते हैं और हम देखते हैं कि फिलिप हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ है क्योंकि उसको लॉक इन सिंड्रोम है क्योंकि वो बॉडी मूव नहीं कर सकता, सिर्फ उसका माइंड एक्टिव होता है दोस्तों। और यही रियलिटी है क्योंकि 13 अप्रैल को फिलिप ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और गाड़ी में एग्जॉस्ट फ्यूम से खुद को मारने की कोशिश की थी पर वो मरा नहीं पर गहरे ब्रेन डैमेज के चलते उसका ब्रेन डैमेज हो चुका था और उसको लॉक इन सिंड्रोम हो गया। यानी अब वो हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ है और काफी ज्यादा कॉन्शियस है और सब सुन सकता है पर मूव नहीं कर सकता, ना हिल डुल सकता है। जो पूरी मूवी हमने देखी वो सब फिलिप के माइंड में चल रहा एक सपना था और एक हेलुसिनेशन थी। और अब हम रिवील करते हैं उन केसेस के बारे में। क्या ये 3 केस एक्चुअल में रियल थे? आओ जानते हैं। जो दोस्तों हमने टॉनी के केस के बारे में बात की थी वो कहानी फिलिप के अपने पैरालाइज्ड फादर के डिस्टेंस की वजह से बनी थी क्योंकि उसको अपने फादर का गिल्ट है और उसके फादर उससे दूर रहते हैं। इस वजह से उसके दिमाग में टॉनी का केस बन गया। और अब बात करते हैं साइमन के केस की। साइमन का केस फिलिप के बचपन के बुलिंग ट्रॉमा को दर्शाता है जिसमें उसने अपने क्लासमेट को काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज किया था, काफी ज्यादा बुली किया था। ये चीज साइमन का केस याद दिलाता है। और माइक का केस दर्शाता है कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे की मौत को। और सारे कैरेक्टर्स हॉस्पिटल के रियल लोगों से इंस्पायर्ड थे क्योंकि डॉक्टर था माइक क्लीनर, टॉनी विजिटर था, साइमन प्रोफेसर और फिगर जो थी वो चार्ल्स था और जो एक्चुअली रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। बस फिलिप अपने दिमाग में ही एक अलग सी दुनिया बना बैठा था दोस्तों। फिलिप का दिमाग इन सब को मिक्स करके एक नैरेटिव बना रहा था कि वो सही है, कि उसने कुछ गलत नहीं किया और वो सही है। और दोस्तों हॉस्पिटल रूम में डॉक्टर आ जाता है, उसका नाम होता है माइक। वो कैजुअली नर्स से बात करता है कि फिलिप ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और अब लॉक इन सिंड्रोम का पेशेंट बन चुका है। और डॉक्टर डार्क ह्यूमर में बोलता है कि अगर शॉटगन यूज करता तो शायद बेटर होता। और ये लाइन और भी ज्यादा कोल्ड और डिस्टर्बिंग लगती है। और यहीं पर क्लीनर आता है जिसका नाम होता है टॉनी और वो रूम क्लीन कर रहा होता है और एक येलो ड्रेस वाली डॉल साइड टेबल पर रखी होती है। और दोस्तों यहीं पर मिरर फिलिप के सामने सेट
करता है, रेडियो ऑन करता है। रेडियो में हॉरर शो चल रहा होता है और बॉडी उसकी ऐसी लगती है जैसे वो मरा हुआ हो, पर उसका दिमाग एक्टिव होता है और सब कुछ समझ रहा होता है पर रिएक्ट नहीं कर सकता। और शीशे में हमें विंडो का रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कौवा आता है और विंडो से टकरा कर मर जाता है दोस्तों। और यही चीज इसके ट्रॉमा को और ये पूरी कहानी को जोड़ देती है, क्योंकि ये केसेस और कौवे की मौत सारी चीजें इसके अपने दिमाग से ही जुड़ी हुई थी। इसने अपने दिमाग में ही एक कहानी बना दी। दोस्तों मूवी एंडिंग एक्सप्लेनेशन में सिंपल वर्ड्स में आप इस कहानी को समझ सकते हैं। जो ये 3 घोस्ट स्टोरीज हमने देखी वो रियल इन्वेस्टिगेशन थी ही नहीं, सारे फिलिप के माइंड की अपनी बनाई हुई कहानियां थी। उसका दिमाग गिल्ट और ट्रॉमे को हॉरर कहानी की तरह फॉर्म में प्रोसेस करने लगा। फिलिप की लाइफ में बहुत ही ज्यादा रेग्रेट्स थे, जैसे कि बचपन में उसके दोस्त की मौत और उसके पिता की दूरी, पर्सनल लॉसेस, उसकी वाइफ और बच्चे का मरना और खुद को प्यार ना करना। ये सब चीजें उसको एक गिल्ट और ट्रॉमे की तरफ ले गई और उसने अपने आप को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि घोस्ट होते ही नहीं, क्योंकि अगर घोस्ट होते हैं तो उसको अपने पास्ट का सामना करना पड़ता और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद भी लॉक इन सिंड्रोम में फंस गया। अब वो मर भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता, बस माइंड में अपने गिल्ट के साथ ही फंसा हुआ है। दोस्तों फिल्म का मेन मैसेज ये है कि हम अपने पास से भाग नहीं सकते। जिस गिल्ट को हम इग्नोर करते हैं वो किसी न किसी फॉर्म में वापस आ ही जाते हैं, कभी सपने में, कभी नाइटमेयर में। और सबसे स्केरी चीज भूत नहीं होते, वो अपनी ही सोच होती है। अपनी सोच अगर हमारी गलत हो गई तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होती है और इसीलिए एंडिंग इतनी डिस्टर्बिंग है। फिलिप के लिए नाइटमेयर खत्म नहीं हुआ, वो हमेशा के लिए उसी माइंड प्रिजन में फंस गया, वो अपने दिमाग में ही ब्लॉक हो चुका है। दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म होती है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।